वक्त है 9 PM स्पेशल का, जहां पर आज सबसे पहले हम बात करेंगे उस मजबूरी की जो कि जान ले लेती है। ये मजबूरी नौकरी में चाकरी वाली है, जहां तनाव का एलिमेंट इतना ज्यादा है कि वो दिल की धड़कनों को रोक देता है। तनख्वाह के साथ आने वाले इस तनाव का आज एक विश्लेषण करेंगे, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। आगे बात होगी उस महामारी की जो कि जान ले रही है, जान लेती आ रही है, और अगर हमने इंसानियत वाला मास्क नहीं लगाया तो ये महामारी ऐसे ही जान लेती रहेगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ली गई। इस महामारी में छिपा हुआ वो पहलू भी आपको दिखाएंगे जो आपको सोचने पर बहुत कुछ मजबूर कर देगा। इसके बाद एक ऐसी खबर की बात होगी जो शायद आपको एक फिक्शन स्टोरी लगे, क्योंकि 56 साल बाद हमारे सैनिकों के शव मिले। इन शव के मिलने के पीछे की कहानी आपको जरूर देखनी चाहिए। और फिर बात होगी अमेरिका के उस राष्ट्रपति की जो कि आज 100 साल के हो चुके हैं। ऐसे में उनके जीवन में छिपे भारत के एक रंग को भी देखने की कोशिश करेंगे। उनके 100 साल के जीवन का एक भारतीयता से भरा हुआ एक विश्लेषण भी आज 9 PM स्पेशल में रहने वाला है। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर का रुख करते हैं और आज सबसे पहले बात करेंगे सियासत की नहीं, आपकी सेहत की, क्योंकि अगर सेहत है तो सब कुछ है और सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक इंसान अपनी जिंदगी में सोने के बाद सबसे ज्यादा समय अपने काम को देता है। वो खुद का बिजनेस भी हो सकता है, वो आपका दफ्तर भी हो सकता है। एक इंसान औसतन अपने पूरे लाइफ टाइम में 81,396 घंटे यानी कि करीब 9.5 साल सिर्फ अपने काम को दे देता है। ऐसे में आप ये सोचिए कि अगर इस समस्या को आप खुश रहकर बिताना चाहते हैं या फिर दुखी रहकर। ये सवाल आज इसीलिए जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के झांसी में एक फाइनेंस कंपनी में एरिया मैनेजर तरुण सक्सेना ने अपनी नौकरी से परेशान होकर जान दे दी। यानी कि आप सोचिए नौकरी का कितना दबाव रहा होगा, कितना प्रेशर रहा होगा कि एक युवक इस दबाव में, इस प्रेशर में दम तोड़ दे। उसका एक परिवार था, खुशियां थी, एक पूरा जीवन आगे पड़ा था, लेकिन अपने ऑफिस का टारगेट पूरा करते करते वो अपनी जिंदगी से दूर होते चले गए। और इसको लेकर उनके बुजुर्ग पिता क्या कहते हैं, आप सुनिए। 2-3 महीने से वर्क सही नहीं हो रहा था, जिनके प्रमोशन पे जो इनके कलेक्शन सही टीम कलेक्शन नहीं कर पा रही थी। ये इनके अंडर के जो मैनेजर हैं उन्हें तो इनका कहना था कि कहीं से ही हमें तो टारगेट चाहिए, तो ये अपनी जेब से पैसा दे करके मैनेजरों से जमा कंपनी को करवा रहे थे। 1.5-2 लाख ये अपने पास से खर्च कर चुके थे। अब ये अपनी तनख्वाह से जब सब कंपनी को जमा कर देते तो बच्चे लोग क्या खाते पीते, बहुत टेंशन में थे। और इनके व्यवहार बहुत ही गलत था, गाली गलौज करते थे अपने, जो कि 3-4 महीने से जब से उन्होंने ज्वाइन किया तब से बहुत टेंशन में दिए हुए थे। मतलब कुछ भी करो लेकिन टारगेट पूरा करके दे दो, और जब टारगेट पूरा नहीं हो सकता तो जिंदगी को छोड़ दो। यानी कि एक सुसाइड नोट भी उनकी तरफ से लिखा गया, और इसमें जो कुछ लिखा गया है वो बहुत ध्यान से आपको सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, ताकि आप उस तनाव को समझ सके जो कि जिंदगी छीन लेती है। इस सुसाइड नोट में क्या लिखा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस का मैं जिक्र कर देती हूं जो बहुत सी बातों को एस्टैब्लिश करती है। जैसे कि इसमें वो ये लिखते हैं कि मैं एक फलाना फाइनेंस कंपनी में कार्यरत हूं, और इसके साथ वो ये भी लिखते हैं कि मेरा बीते 2 महीने से जो मुझे टारगेट अचीव करना था उसके कारण मेरे जो रीजनल मैनेजर हैं श्री प्रभाकर मिश्रा, उनका नाम है, फिर उसके बाद जो कि भोपाल में कार्यरत हैं, और साथ ही नेशनल मैनेजर वैभव सक्सेना मुझसे नाराज हैं। उन्हें लगता है कि बीते 2 माह से टारगेट पूरा ना होने के लिए मैं दोषी हूं। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह भाव है, यह पीड़ा है इस सुसाइड नोट में जिसको बयां किया गया है। उन्हें लगता है कि गत 2 माह से टारगेट पूरा ना होने के लिए मैं दोषी हूं, जिस कारण से मैं अगस्त महीने यानी कि 2024 की वो बात करते हैं, अपने क्षेत्र तालवेहर और इसके साथ ही मोंड, जहां पर मैं अभी हूं, इन 2 जगहों का वो जिक्र करते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं क्योंकि तालवेहर, मोंड, डबरा, मौरानीपुर, झांसी एक्सटेंशन ये ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर न्यूनतम आय वर्ग के लोग बहुत अधिक रहते हैं।
और इसके साथ ही आय के साधन के लिए दिल्ली, गुजरात और अन्य राज्यों में वो गए हुए हैं। उनके द्वारा सामान इसके साथ जो फाइनेंस कर लिया जाता है, उसके बाद में अन्य स्थान पर वो चले जाते हैं, या फिर जानबूझकर या फिर पैसे के अभाव में वो किश्त नहीं देते हैं। लेकिन बजाज फाइनेंस जो कि एक सेल्स ओरिएंटेड कंपनी है, इसको ध्यान से सुनिएगा, बजाज फाइनेंस जो कि एक सेल्स ओरिएंटेड कंपनी है, इसके साथ वो ये लिखते हैं वहां पर कलेक्शन में काम करना नरक के समान है। हम सभी से 98.5% से अधिक का टारगेट मांगा जाता है। फिर इसके साथ वो बहुत सारी बातें लिखते हैं कि बहुत सारी कोशिशें करने के बावजूद ये हो नहीं पाता है, और इसमें वो अपने 2 मैनेजर्स का जिक्र करते हैं। ये मैंने आपको क्रक्स और इस सुइसाइड नोट की, यानी कि जान देने से पहले हिम्मत जुटाकर जो जो इस लेटर में लिखा जा सकता था, अपनी बात कही जा सकती थी, वो सब कुछ इसमें लिखा गया है। इससे पहले दरअसल जुलाई के महीने में एक 26 साल की सीए, आपको याद होंगी, एना सेबेस्टियन, इनकी मौत हो गई थी। और इसके बाद बीते महीने उनकी मां ने उस कंपनी को एक लेटर लिखा था जहां पर वो काम करती थी, और मां ने इस लेटर में यह बताया था कि उनकी बेटी की जान एक्सेसिव वर्क प्रेशर की वजह से गई है। अब आप जरा सोचिए, आगे बढ़ने की जिद, जिंदगी में अच्छा काम करने का प्रेशर, ये काम का बोझ, ये सारा का सारा बोझ अब दिमाग पर हावी होने लगा है, जो कि दिल की धड़कनों को रोकने के लिए काफी है। हमारे देश के दफ्तरों में एक आम धारणा बन चुकी है कि जो सबसे ज्यादा घंटे एक दफ्तर में बिताता है वो ही अच्छा एम्प्लॉय है, और ऐसे लोगों को महीने में वेल डन का कार्ड दे दिया जाता है। उनकी फोटो को कंपनी के दफ्तर में लगा दिया जाता है, और सबको लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ज्यादा समय दफ्तर में बिताना, इसका मतलब यह है कि खुद के लिए बचे हुए समय को कम करना। और अगर खुद के लिए समय नहीं बचेगा तो आप ये समझिए कि कुछ भी नहीं बचेगा। यूनाइटेड स्टेट्स में एक हफ्ते में एक नौकरीशुदा आदमी ऑन एन एवरेज 28 घंटे दफ्तर में बिताता है। वहीं चीन में एक आदमी 46 घंटे दफ्तर में बिताता है। जर्मनी में यही 34 घंटे के लगभग है। जापान में 36 घंटे का वक्त है, और भारत में 46 घंटे से ज्यादा का समय है। ब्रिटेन में 35 घंटे एक आदमी अपने दफ्तर में स्पेंड करता है, काम करता है, और फ्रांस में ये 35 घंटे का है। ब्राजील में 39 आवर्स है, तो इटली में 36 आवर्स है, कनाडा में 32 आवर्स है। ये तमाम अलग अलग कंट्रीज में काम करने वालों का ऑन एन एवरेज वर्किंग आवर्स है, जो कि वो अपनी कंपनी में, अपने दफ्तर में बिताते हैं। ये फोर्ब्स का सोर्स है जिसके जरिए ये आंकड़े आपके सामने हैं, और इसमें भारत पर आप नजर डालिएगा, जो कि 46.7 आवर्स ऑन एन एवरेज एक आदमी का काम करने का समय एक दफ्तर के अंदर है। इस चार्ट को एक बार जरा पूरी तरीके से आप फुल स्क्रीन देखिए, सोचिए, भारत, सबसे ज्यादा घंटे भारत में दफ्तर में बिताए जाते हैं। ये एक कैलकुलेटेड एवरेज टाइम है। हमारे देश में कुछ लोग तो 15-15 घंटे, 16 घंटे एक दिन में नौकरी करते हुए दफ्तर में बिता देते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में 40 से 50 साल के बीच हार्ट की सर्जरी की नौबत कम आती है, लेकिन भारत जैसे देश में इस उम्र में बड़ी संख्या में लोगों का दिल कमजोर होने लगा है कि सर्जरी तक करने की नौबत आ जाती है, और युवाओं की इस स्थिति को उनका स्ट्रेस वजह बताया जा रहा है। गैलप नाम की दरअसल एक रिसर्च एजेंसी है जिसने एक डेटा रिलीज करते हुए बताया है कि दक्षिण एशिया में करीब 49% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी नौकरी में स्ट्रेस, तनाव को महसूस करते हैं। यानी कि ये डेटा सबसे ज्यादा भारत के लोगों की कहानी बयां करता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत जैसे देशों में सिर्फ 15% लोग ही ऐसे हैं जो कि अपनी सैलरी से खुश हैं। उसके अलावा बाकी सभी लोग किसी न किसी मजबूरी में ही नौकरी करते हैं। अब आपको इसका एक दूसरा पहलू, एक दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, वो भी समझा देती हूं। अगर आप नौकरी से खुश नहीं हैं तो इसका असर कहां पड़ेगा? आपके जीवन पर पड़ेगा। आपकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही तनावपूर्ण, स्ट्रेसफुल बन जाएगी जितना तनाव आप दफ्तर से घर लेकर आएंगे। और बिगड़ेगा क्या? वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करने वालों को यह भी समझना होगा
कि यहां पर बैलेंस करने जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि जिंदगी एक है। काम इस जिंदगी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है और इस हिस्से को उतना हक मत दीजिए कि ये आपकी सिर्फ इकलौती चीज जो आपके पास है, यानी कि आपकी जिंदगी सबसे बड़ी चीज, वो आपसे छीन ले। अब आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताती हूं जहां पर एक नवजात की जिंदगी पर लालच भारी पड़ा है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल की एक नर्स ने महिला से 5100 रुपए का नेक मांगा और जब नेक नहीं मिला तो नर्स ने उस बच्चे को टेबल पर ही छोड़ दिया। कुछ देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई और उस बच्चे की मौत हो गई। यह घटना बीते 18 सितंबर की है और आज ठीक 12 दिन के बाद यह खबर सामने आई। इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोपी नर्स को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दे दिया है और फिलहाल नर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। समाचार पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है और यह पाया गया है कि 18 सितंबर की घटना थी, जैसा मैं याद कर पा रहा हूं, और समाचार पत्र में ये उसके 10 दिन बाद आया। हालांकि समाचार पत्र से जानकारी मिलने पर मैंने तत्काल सीएमओ साहब से अनुरोध कर लिया, हमारे साथ खड़े हैं, कि एक कमेटी बनाकर या जैसे ये उचित समझे इसकी जांच की जाए। इन्होंने कमेटी बना दी है, बहुत जल्द जांच में ये सामने आ जाएगा और यदि किसी की लापरवाही, शिथिलता या इस प्रकार की बात पाई जाती है कि धन की मांग की गई तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आश्वस्त करता हूं। इस खबर से आप ये समझ सकते हैं कि एक समाज के तौर पर हम सभी एक भीषण महामारी से गुजर रहे हैं और इस महामारी का नाम है लालच। हम सभी इसकी चपेट में हैं। आप जरा सोचिए कि अगर उस महिला नर्स ने 5100 रुपए का लालच न दिखाया होता या फिर पैसे न मिलने के बाद बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो शायद वो बच्चा, वो जिंदगी, वो नन्हा मासूम आज जीवित होता, अपनी मां के साथ होता। लेकिन आप देखिए कि इस महामारी ने एक परिवार की सारी खुशियां एक झटके में छीन ली। हम सभी को इस महामारी के खिलाफ लड़ना होगा और अपने जीवन में इंसानियत का मास्क लगाना होगा, क्योंकि बिना इस मास्क के हम भी महामारी की चपेट में आ सकते हैं। अब आपको एक ऐसी खबर का जिक्र करती हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे पर 56 ईयर्स के बाद, 56 साल के बाद 4 भारतीय जवानों के शव के अवशेष मिले हैं। भारतीय सेना के डोगरा स्काउट्स और तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू की एक जॉइंट टीम ने यह शव बरामद की। साल 1968 में इंडियन एयरफोर्स का AN-12 विमान इसी इलाके में क्रैश हुआ था। 102 जवानों को लेकर जा रहा यह ट्विन इंजन AN-12 टर्बोप्रॉप ट्रांसपोर्ट विमान 7 फरवरी 1968 को चंडीगढ़ से लेह जाते समय लापता हुआ था। विमान खराब मौसम में फंसा और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अधिकारियों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 3 पीढ़ियों के अवशेषों की पहचान मलखान सिंह, सिपाही नारायण सिंह और क्राफ्टमैन थॉमस चरण के तौर पर की गई है। चौथे शव की पहचान अभी तक हो नहीं सकी है। कल हमें जो सूचना प्राप्त हुई थी उस सूचना के हिसाब से 1968 में तकरीबन 56 साल पहले AN-12 करके एक इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हुआ था, जिसमें तकरीबन 102 सोल्जर्स थे इंक्लूडिंग क्रू। और ये जो क्रैश हुआ था ये चंद्रभागा 13 पे हुआ था नियर ढाका ग्लेशियर। तो इनके एक्सपीडिशंस के लिए, बॉडी को रिकवर करने के लिए पहले भी काफ़ी कांस्टेंट एफर्ट्स होते रहे हैं। इसी कंटिन्यूएशन में अभी सितंबर 2024 में जो इनकी एक्सपीडिशन टीम दोबारा से रिकवर करने के लिए एक्टिव हुई और इस बार जब उन्होंने एक्सपीडिशन किया तो इस बार हमें 4 मॉर्टल्स जो है वो रिकवर हुए। साल 2003 में कुछ पर्वतारोहियों को ट्रैकिंग के दौरान एक सिपाही का शव मिला और उसके बाद साल 2005 में विमान का मलबा मिला। भारतीय सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती रही और डोगरा स्काउट्स ने साल 2005, 2006, 2013 और 2019 में भी कई सर्च मिशन किए और इन सर्च ऑपरेशंस को चलाने वाले अधिकारियों का यह कहना है कि दुर्घटना स्थल की खतरनाक परिस्थिति और दुर्गम इलाके को देखते हुए साल 2019 तक पीड़ितों के सिर्फ 5 शव ही बरामद किए गए थे।
लेकिन चंद्रभागा पर्वत अभियान के तहत अब 4 और शव बरामद कर लिए गए हैं, जिससे पीड़ितों के परिवारों और देश में एक नई उम्मीद जागी है। यह हैरत में डाल देने वाली खबर है। आप सोचिए उन परिवारों के बारे में जिन्हें पूरे 56 साल बाद जाकर अपने करीबियों के शव नसीब हो पाएंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर की, जो कि आज शतायु हो रहे हैं। उनके पोते का कहना है कि वो अभी चेतन अवस्था में है, उनका दिमाग अलर्ट है और उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस के लिए मतदान करने की इच्छा जताई है। लेकिन हकीकत यह भी है कि वो एक अरसे से हॉस्पिस केयर में है, यानी कि मरणासन रोगियों की देखरेख के लिए बनी हुई मेडिकल भावनात्मक केयर में उनका रूटीन शामिल रहता है। बावजूद इसके अपने ही घर में इस केयर में सांसें लेते हुए जिमी कार्टर को 100 साल की जिंदगी के उनके मायने पड़े हैं। वो दरअसल अमेरिकी इतिहास के पहले शतायु राष्ट्रपति हैं और इसीलिए स्वाभाविक है कि आज पूरा अमेरिका उनका अभिनंदन कर रहा होगा। आमतौर पर सत्ता पावर से बाहर होने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों का जो बुढ़ापा है, जो उनकी ओल्ड एज है, वो मजे की रिटायरी में नहीं गुजरती है। और जिमी कार्टर वो नेता हैं जो कि ठेठ 1981 में रिटायर हुए थे। लेकिन जिमी कार्टर वो बिरले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्होंने रिटायर होने के बाद अपनी पत्नी रोजलिन के साथ कोई 35 साल लगातार अपने एनजीओ संगठन कार्टर सेंटर के जरिए मानवीय सरोकारों में अच्छे काम किए हैं। देश और विदेश सभी तरह से वो सक्रिय भी रहे हैं। नवंबर 2023 में उनकी पत्नी की मृत्यु 96 साल की उम्र में हुई और तब जिमी कार्टर 99 साल के थे। 77 साल के वैवाहिक जीवन की अपनी संगिनी, अपनी साथी की अंतिम सांसों के समय उनके पास वो पूरी रात व्हील चेयर पर बैठे रहे, वो भी हॉस्पिस केयर में शामिल रहे हैं। इसीलिए जिमी कार्टर और रोजलिन कार्टर समसामयिक अमेरिकी इतिहास की हस्तियों में एक अलग ही तरीके का सम्मान लिए हुए हैं। इन दोनों ने जिस ऊर्जा, सक्रियता, जिंदादिली के साथ जीवन को जिया, उसकी गाथा मामूली नहीं है। और तभी जिमी कार्टर के राष्ट्रपति बनते वक्त भी उनको लेकर अमेरिकन्स में अच्छा एहसास था, तो चुनाव हार जाने के बाद भी रहा। और उनके रिटायर जीवन के योगदान को लेकर तो खैर कहने ही क्या है। जिमी कार्टर वो नेता हैं जिन्हें दिल्ली के कनॉट प्लेस में खुली कार में खड़े देखा गया। तब भारत ने उनका तहे दिल से स्वागत किया। वो आजाद भारत का बहुमूल्य लम्हा था। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी हारी थी, इमरजेंसी खत्म हुई थी और उसके बाद जनवरी 1978 में अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने भारत की यात्रा कर भारत के लोकतंत्र को सलाम किया था। मानवाधिकारों की अपनी धुन की डुगडुगी बजाई थी। भारत को सोवियत संघ, कम्युनिस्ट प्रभावों से बाहर निकलने का प्रयास किया था। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की निर्भयता, उनकी गांधीवादी और जिद्दी स्वभाव का आदर भी किया था। जिमी कार्टर ने इस यात्रा के दौरान मोरारजी सरकार को परमाणु परिसमन संधि यानी कि एनपीटी के लिए मनाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मोरारजी सरकार का स्टैंड पूर्ववर्ती सरकारों जैसा रहा है। बावजूद इसके भारत ने जिमी कार्टर का मन से स्वागत किया और उनके नाम पर हरियाणा के एक गांव का नामकरण कार्टरपुरी रखा। वजह यह भी थी कि उस गांव में कभी जिमी कार्टर की मां ने पीस कॉर्प की तरफ से भारत आकर स्वयं सेविका के रूप में काम किया था। और हमारा मानना है कि जिमी कार्टर की यात्रा से भारत तब अमेरिका से जैसे भावनात्मकता से जुड़ा, वैसा फिर कभी नहीं हुआ। ऐसा इसीलिए क्योंकि 1977-78 के उस समय में अमेरिका रिचर्ड निक्सन, जेराल्ड फोर्ड के रिपब्लिकन प्रशासन से मुक्त हुआ था और उनकी जगह मानवाधिकारों के पैरोकार डेमोक्रेटिक नेता जिमी कार्टर राष्ट्रपति चुने गए थे। एक तरफ भारत में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को भारत के लोगों ने दरवाजा दिखाया, तो अमेरिका भी निक्सनवाद से बाहर निकला और इसीलिए लोकतंत्र के सबसे ताकतवर अमेरिका और सबसे बड़े देश भारत की केमिस्ट्री में परस्पर सद्भावना की सुनामी बनी। और उस समय का तथ्य भी आप जान लीजिए कि तानाशाही को परास्त करने वाले भारतीय जनादेश के बाद दुनिया भर के नेता भारत यात्रा पर आए थे।
और एक के बाद एक नेताओं का तांता सा लग गया था। कभी जर्मनी के विली ब्रांट आ रहे थे, तो कभी ब्रितानी प्रधानमंत्री, कभी स्पेन के राजा रानी, तो कभी ईरान के शाह। मगर सबसे उत्साही यात्रा जिमी कार्टर की ही थी। कोई ना माने इस बात को, लेकिन सच ये है कि स्वतंत्र भारत के अब तक के इतिहास में भारत की विश्व रंगमंच में उपस्थिति के 3 ही असली लम्हे, असली मोमेंट्स रहे हैं। एक, इंदिरा गांधी की कमान में बांग्लादेश का निर्माण होना। दूसरा, 1977 में तानाशाही के खिलाफ जनादेश। और तीसरा, 1992 में आर्थिकी का उदारीकरण। तब मेरी धारणा यह है कि इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और पीवी नरसिम्हा राव के हाथों भारत राज्य की कहानी में जो मोड़ आए, वही असली कथानक है। बाकी सब तो टाइम पास है। वैसा ही कुछ मामला जिमी कार्टर का भी है। वो एक ही टर्म राष्ट्रपति रहे। 1980 में वो रिपब्लिकन उम्मीदवार रोनाल्ड रीगन से चुनाव हारे, लेकिन जनवरी 1977 से जनवरी 1981 के 4 सालों में उन्होंने इजरायल और मिस्र में दोस्ती बनवाई। कैंप डेविड समझौता हुआ। सोवियत संघ और साम्यवादी देशों में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ उन्होंने आवाज को बुलंद किया। और मेरा मानना है कि कार्टर के वैश्विक मानवाधिकार दबावों और 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के कब्जे के 2 ही कारण थे, जिससे रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में अचानक से सोवियत संघ ढह गया और तो और ईरान के शाह का तख्त भी पलटा। ईरान की घटना के कारण जिमी कार्टर का कार्यकाल अमेरिका में अलोकप्रिय हुआ। ईरान में अमेरिकी बंधकों का वो वैश्विक संकट बना, जिसे निपटाते हुए जिमी कार्टर चुनाव हार गए। कार्टर की प्राथमिकता में मानवाधिकार थे, ह्यूमन राइट्स थे, तो परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने की सॉल्ट II संधि भी शामिल थी। उनके कार्यकाल में पनामा नहर संधि पर संसद की पुष्टि हुई, तो चीन से अमेरिका के पूर्ण राजनयिक रिश्ते बने। अमेरिका की घरेलू राजनीति में वो हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा रहे। उनके आगे महंगाई, बेरोजगारी और बजट घाटे की चुनौती थी। इसमें कुछ सफलता मिली तो कुछ असफलताएं भी मिली, लेकिन चुनाव आते आते महंगाई, ऊंची ब्याज दर, साथ ही मंदी ने उनके ग्राफ को गिरा दिया। अनुदारवादी रोनाल्ड रीगन के दक्षिणपंथी नारों ने अमेरिका में वो परिवर्तन कराया जैसा लगभग उसी समय ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर के उदय से हुआ था। व्हाइट हाउस से जिमी कार्टर की विदाई के बाद उनकी छाप महसूस की गई। दुनिया में ऐसे बिरले ही नेता हैं जो कम समय के शासन के बावजूद लोगों के मान सम्मान के महानायक रहे हैं। जिमी कार्टर ने अपने कार्यकाल में सिविल सेवा को सुधारा, रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं, अश्वेत और लातिनी समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में अवसर पैदा किए, पर्यावरण की चिंता से लेकर ऊर्जा संकट के समाधान, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उदारीकरण की कई ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसका बाद में असर भी नजर आया। पश्चिमी एशिया में शांति प्रक्रिया में आगे के समझौते हुए और इसीलिए साल 2002 में जिमी कार्टर को इस बात के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्ण समाधान के साथ लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर बल और आर्थिकी सामाजिक विकास को प्रमोट किया। जाहिर बात है कि सक्रिय राजनीति से रिटायर होने के बाद उन्होंने और उनकी पत्नी रोजलिन ने 1982 में अपना एनजीओ कार्टर सेंटर, जिसकी स्थापना कर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अमेरिका के अंदर अलग अलग समुदायों की मदद के लिए जो किया, उसकी गंभीरता से कार्टर दंपत्ति का मान बढ़ा है। जिमी कार्टर के एक वाक्य पर भी आप जरूर गौर करिए, जहां पर वो ये कहते हैं कि हमें पता है कि 1/3 की अमीरी और 2/3 की भूख के रहते लंबे समय तक विश्व शांति नहीं बनी रह सकती है। और इसी सोच में जिमी कार्टर अपनी पत्नी के साथ लगातार ताउम्र अपनी फितरत में सक्रिय रहे। पत्नी के निधन के बाद उन पर उम्र का असर बढ़ा। संभव हो सकता है कि अकेलेपन में टूटे भी और पहले मेडिकल देखरेख में रहे और इन दिनों घर पर ही हॉस्पिस केयर में है। आज उन्होंने चेतन दिमाग के साथ अपने जीवन के 100 साल पूरे कर लिए हैं और ऐसे में निश्चित ही अमेरिकी तहे दिल से अपने भले, हंसमुख, अच्छे और संस्कारी
पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का अभिनंदन करेंगे।